बच्चा लोग, very warm welcome to all of you. So my atoms, I know you guys are pretty much excited for this video क्योंकि बहुत लंबे टाइम से बोल रहे हो मैम वन शॉट सीरीज जो है उसको पूरा कर दो ना प्लीज। तो हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का सेशन पूरा कर लिया। वन शॉट वीडियो थोड़ा लंबा है बट आई सजेस्ट देख लेना क्योंकि वो वन शॉट वीडियो कम पूरा चैप्टर का प्रॉपर रिवीजन है विद द क्वेश्चन सॉल्विंग, तो बहुत हेल्प करेगा आपको। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वन शॉट वीडियो मैम ने ले लिया है, आई होप आपने देख लिया होगा। मैटर इन आवर सराउंडिंग इस साल नहीं आ रहा है बट अगर फिर भी चाहो तो पिछले साल का मैप सीरीज था उससे आप वो सेशन एक बार रिवाइज कर सकते हो। This is matter around us pure, a very important session. मैम ये समझ के पढ़ाएगी that you know the chapter और आप चैप्टर को पढ़ने के बाद एक क्विक रिविजन करने के लिए आए हो like around 1 hour 15 minutes के आसपास। I'll try to be precise as much as possible, पर वो होता है ना टीचर थोड़े भावुक हो जाते हैं बताते बताते तो I'll try to see that. Okay students, so I am Anubha Gaur, your chemistry master teacher, your AG ma'am, and we'll start the session right now. Give me a quick thumbs up and let's appreciate the hard work of all the teachers of Vedantu by definitely hitting the like button, sharing it among your friends, that how lovely all these videos and super beneficial these videos are for all of you. And do not forget to subscribe to the channel as well. Students, if you really want to subscribe for Vedantu Pro classes, which is awesome because अभी क्रैश कोर्सेज शुरू हो चुके हैं, मेरे भी मैम ने आज से ही क्रैश कोर्स को शुरू किया है, तो आप प्लीज उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। उसके लिए AG Pro कोड लगाना ताकि आपको 20 से 31% डिस्काउंट मिल सकता है MRP पे फॉर 1 and 3 months कोर्स, जो कि बेस्ट है ताकि आप फेब तक अपना सारा रिवीजन इतने अच्छे से कर पाओ कि आप एटलीस्ट 20% अपना स्कोर में देख सको और अपना पर्सनालिटी अपना कॉन्फिडेंस भी उसका बेटर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है, क्योंकि जब समझ आएगा मजा आएगा तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। या बिकॉज वी हैव स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन अ हेल्दी कॉम्पिटिशन एज वेल। Yeah, so this is it for today. I'll start it right away. And Anubha ma'am is there on English channel also. तो जिन students को हिंदी में समझने में दिक्कत होती है, 9th and English channel is a channel where I'm not teaching English, but all the teachers are speaking in English, like communication will be English, so that language won't be a problem for my students. Yes, everyone. Okay, so let's start this matter around this pure with the very first thing right away. सबसे पहली बात जो कि चैप्टर 1 का इंसाइट है, व्हाट इज कॉमन इन दीज थिंग्स दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। आई लव स्टेशनरी। या तो ये जितनी सारी चीजें हैं उसमें से क्या कॉमन है व्हेन आई टॉक अबाउट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ही होती है स्टडी ऑफ मैटर, तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट नथिंग बट मैटर। मैटर होता क्या है, आपकी अनुभव मैम मैटर है, मैटर भी करती है आप लोगों के लिए। होपफुली आप सब लोग मैटर हो, मेरे लिए भी मैटर करते हो, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इमोशंस राइट नाउ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स एंड सेंसेस, वी आर टॉकिंग अबाउट मैटर इन केमिस्ट्री। मैटर मीन्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास, है ना। तो या वी आर मैटर, आवर फीलिंग्स आर बेसिकली नॉन मैटर। आई वंडर व्हाई, बट या दैट्स ट्रू। ठीक है, तो मैटर तो पता है हमें, बट हमें और क्या सीखना है इस चैप्टर में, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर फॉर श्योर। और अगर मैटर को क्लासिफाई करते हो उसको डिटेल से पढ़ना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, सबसे पहली बात, अब आपको लगता है आपके आसपास एयर है, हमें तो दिखाई नहीं देती, तो ये मैटर क्यों है, बट एयर भी मैटर है। स्टूडेंट्स प्लीज बी वेरी मच इंटरैक्टिव। मैम चाहती है आप रिस्पॉन्स करते रहो साइड बाय साइड in the comment section, in the chat section, so that whenever I scroll the chats after the session, I'll be like happy कि आप लोगों ने actively participate किया। ठीक है, एयर डेफिनेटली मैटर है, और ऐसा क्यों बच्चा लोग, चाहे वो दिखाई ना दे, बट एयर किससे मिली है, गैसेस से बनी है बहुत सारी। हर एक गैस का अपना कुछ ना कुछ मास होता है, हमें दिखाई नहीं देती, ट्रांसपेरेंट है, तो क्या हुआ, वो ऑक्यूपाई भी तो कर रही है वॉल्यूम आपके आसपास। ठीक है, तो एयर भी एक मैटर है, भूलना नहीं है। बट अगर मैम बोले कि मैम को गुस्सा आ रहा है किसी बात पे, तो मैम का जो एंगर है वो नॉन मैटर है, और वो नॉन मैटर होना भी चाहिए, है ना, गुस्सा नहीं करना चाहिए। ओके, लेट्स डू द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम डिवाइड करते हैं ऑन टू बेसिस, टू टाइप, दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे अभी हम।
तो स्टूडेंट्स आपके सारे जो छोटे छोटे डाउट्स आते हैं ना, मैम पिछले 5 साल से पढ़ा रहे, तो आई एम प्रीटी श्योर दीज आर द थिंग्स दैट यू जनरली फेस, डू लेट मी नो एज वेल। मैम पॉइंट आउट करती जाएगी और उसको बताती जाएगी। प्योर सब्सटेंस होता है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बना। और आपको पता है केमिस्ट्री के लैंग्वेज में पार्टिकल्स का क्या मतलब होता है, nothing but atoms and molecules, nothing but atoms and molecules। जो सेम टाइप ऑफ एटम या सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना हो वो प्योर है, एंड वी विल डू दैट इन डिटेल ऑल्सो। मिक्सचर जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स को जस्ट इंटरमिक्स करके बना हो, और इसको इम्प्योर बोलते हैं, ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि जो मिक्सचर है, मिक्सचर का मतलब टू और डिफरेंट सब्सटेंसेस को, टू और डिफरेंट पार्टिकल्स को जब हमने ऐसे ही रैंडमली मिक्स कर दिया है, मोर ऑफ लाइक अ फिजिकल चेंज। डिटेल में पढ़ाती हूँ, डोंट वरी। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनता है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। जो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बनता है वो दो टाइप का होता है, वो एलिमेंट भी हो सकता है बट कंपाउंड भी हो सकता है। अरे अरे मैम आपने क्या बोल दिया, अभी बताती है। स्टूडेंट्स आप देखो, मान लो मैं बात करती हूँ सिल्वर की, एजी की, एजी मैम की बात नहीं कर रही, सिल्वर अगर बार बार रिपीट होता जाए, बार बार रिपीट होता जाए, तो क्या फर्क पड़ता है, जब तक सेम एटम है, दैट्स द सेम सब्सटेंस, और उसको एलिमेंट बोलते हैं। सिल्वर एक एलिमेंट है आपका इन द सीरीज ऑफ ऑल द 118 एलिमेंट्स, दैट्स नोन। मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है जिसमें सेम मॉलिक्यूल बार बार रिपीट होते हैं। जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर, H2O। अब आप बोलोगे मैम इसको प्योर क्यों बोल रहे हो, देखो दो टाइप के पार्टिकल से मिलके बना है, कॉमन डाउट। बट बच्चा लोग एक बात याद रखना, जब दो या दो से ज्यादा पार्टिकल अपने बीच में केमिकल रिएक्शन करके एक सब्सटेंस बनाते हैं, तो वो एक नया सब्सटेंस होता है, नई प्रॉपर्टी होती है, और उसको एक सब्सटेंस की तरह काउंट करते हैं हम, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर अकेला होता, बीच में प्लस साइन होता, तो दैट वुड हैव बीन अ मिक्सचर, दैट वुड हैव बीन अ प्योर इम्प्योर वन। बट यहाँ पे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ एक केमिकल रिएक्शन कर ली, केमिकल चेंज, नया सब्सटेंस, नई प्रॉपर्टी, एंड दैट बिहेव एज वन सब्सटेंस, वन काइंड ऑफ अ पार्टिकल, जिसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। ऐसे आप नहीं तोड़ सकते, ठीक है। और ये बार बार जब रिपीट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कंपाउंड। इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये स्मॉल था, चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी इन बिटवीन। मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर मतलब अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, when two or more substances are added randomly in any of the ratio we want, that we got mixture। मुझे लेमनेड बनाना है, मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी, like how much sugar I want, how much salt I want। हमने पानी लिया, सपोज मुझे इतना ही बनाना था, मैंने फुल किया, शुगर डाला, सॉल्ट डाला, थोड़ा सा लेमन जूस डाला, and that's definitely a mixture। I'm just randomly adding 2, 3, 4 things whatever I want। एंड जब मैं उसको टेस्ट करूंगी, आई एम फीलिंग द टेस्ट ऑफ लेमन ऑल्सो, शुगर ऑल्सो, सॉल्ट ऑल्सो, क्योंकि ये एक फिजिकल चेंज है। मिक्सचर बनता है फिजिकली बहुत सारी चीजों को रैंडमली ऐड करने से, एंड दैट इज नॉट गिविंग अस अ न्यू सब्सटेंस। तो मिक्सचर को बनाना एक फिजिकल चेंज है, और फिजिकल मेथड से फिर उसको अलग भी कर सकते हैं। मान लो मैंने पानी में सॉल्ट डाला हुआ है, आई कैन हीट द वाटर, इवेपोरेट कर लूं वाटर को, सॉल्ट बच जाएगा। यानी कि फिजिकल मेथड से, फिजिकल चेंजेस को ही अपना के मैं मिक्सचर को सेपरेट कर सकती हूँ, जबकि एक प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स को, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को आप ऐसे सेपरेट फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। हीट कर दिया, बॉयल कर दिया, कूल कर दिया, ये सब चीजें नहीं चलती, ठीक है। उसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो मिक्सचर के कुछ एग्जाम्पल, मिल्क ना, अभी तक एक हिस्ट्री बना हुआ था, मिल्क भी मिक्सचर है बच्चा लोग, लगता प्योर है, बट मिल्क के अंदर आपको पता है गलती से 2 बूंद आपकी लेमन की डल जाए, आपको पता है क्या होता है, लेमन जूस डल जाए तो वो फट जाता है। व्हाट एग्जैक्टली दैट इज, आपका पानी अलग हो जाता है सारा फैट से। मिल्क ऑलमोस्ट 85% वाटर ही कैरी करता है, बाकी है आपका प्रोटीन, वाइटामिन, फैट, शुगर एंड ऑल। दैट्स प्योरली अ मिक्सचर। Sugar solution, salt solution, oil in water, I must say. Pizza, how many of you like pizza? I do like it as well, but junk food ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना। तो एलिमेंट कंपाउंड के बारे में आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्योर सब्सटेंस को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी के एलिमेंट एंड कंपाउंड क्या होता है।
जो सेम टाइप ऑफ एटम्स के रिपीट होने से बनता है, एंड दैट्स द सिंपलेस्ट पार्टिकल पॉसिबल। आप चाहोगे उसको बार बार डिवाइड करना, यू विल गेट द सेम सब्सटेंस। अगर मैं बहुत बड़ा गोल्ड का पीस भी ले लूँ, चाहे थोड़ा छोटा सा पार्टिकल ले लूँ, वी विल बी हैविंग द सेम एटम्स केप्ट ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ, राइट। एंड कितने एलिमेंट्स नोन है? 118 एलिमेंट्स नोन है। पर आपको कोई बोले 118 एलिमेंट्स को एक साथ पढ़ो, उनकी सबकी प्रॉपर्टी टू केओटिक, टू डिफिकल्ट, तो उनकी कॉमन प्रॉपर्टी के बेस पे हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो एलिमेंट जो 118 है उसको हम ऐसे पढ़ते हैं। एंड आई नो यू नो देयर कॉमन प्रॉपर्टीज फ्रॉम 9th क्लास इटसेल्फ, कि मेटल डक्टाइल होते हैं, malleable, good conductor of heat and electricity. Some of the example, lustrous, sonorous. स्टूडेंट्स, डक्टाइल क्या होता है? जिसके आप वायर्स बना सकते हो। आप मेलिएबल और डक्टाइल में हमेशा कंफ्यूज होते हो, ये मुझे देखने को मिलता है। आप ऐसे याद रखो, कंप्यूटर में हम यूज करते हैं MS ऑफिस, MS। मेलिएबिलिटी का मतलब शीट बनाना, ठीक है। ये टेक्निक से अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। और डक्टाइल का मतलब वायर बनाना, ठीक है। इसको आप वैसे याद कर लो, मतलब उल्टा वो हो जाएगा। डक्टाइल का मतलब वायर बनाना, DW, या दैट डजंट वर्क, बट ये तो वर्क करेगा। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पहले आपको ये भी बता दो, गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल, क्योंकि जनरली एग्जांपल्स, बेस्ट एग्जांपल्स एंड एक्सेप्शंस आर काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दो वी हैव एक्सेप्शन। अगर मैं मेटल की बात करूं, लाइक लेड हो गया, बिस्मथ हो गया, दे आर नॉट वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये एक बार देख लेना। लस्ट्रस, शाइनी होते हैं। सोनोरस मतलब कि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम जो बेल वगैरह बनाते हैं वो मेटल से ही बनाते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। When I talk about non-metals, the best part is they show variety of colors. अगर मैं आयोडीन नाम की नॉन मेटल की बात करूं, वो थोड़ा वॉयलेट कलर कैरी करता है। अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं तो रेडिश ब्राउन कलर उसका होता है, राइट। और अगर मैं बात करूं फॉस्फोरस की, उसका येलो कलर होता है, व्हाइट फॉस्फोरस भी होता है, रेड फॉस्फोरस, एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल फॉर द सेम। मेरी क्लोरीन गैस ग्रीनिश व्हाइट होती है। तो बहुत वेराइटी ऑफ कलर्स नॉन मेटल्स में देखने को मिलते हैं, दो दे आर वेरी लेस इन अमाउंट एज कंपेयर टू मेटल्स। Poor conductor of heat and electricity, so true, but we have exception, like diamond is a form of carbon which is a non-metal but a good conductor of heat. Graphite again a form of carbon but a good conductor of electricity. दोनों कार्बन की ही फॉर्म है। नॉन लस्ट्रस, नॉन शाइनी, अगेन वी हैव एक्सेप्शन एंड दैट इज आयोडीन। ये थोड़ा लस्ट्रस होता है, ग्रेइश पर्पलिश कलर होता है इसका, नॉन डक्टाइल, नॉन मेलिएबल, ना ही आप वायर बना सकते हो ना ही शीट बना सकते हो, ठीक है। मेटलॉइड्स होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में है, दैट विल कैरी मिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स, या। और मेटलॉइड के कुछ सेमी मेटल्स भी बोल सकते हो आप उसको, सेमी मेटल्स। एग्जाम्पल कुछ आपके सामने है, लाइक सिलिकॉन, यू कैन से आर्सेनिक, यू कैन से बोरॉन, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, Sb एंटीमनी, ये भी एक एग्जाम्पल है। Sb स्टेबियम होता है, लैटिन नेम, ठीक है। बहुत सारी चीजें लैटिन नेम से आई है ना, और वैसे उसको हम एंटीमनी बोलते हैं, एंटीमनी। यस, सम ऑफ द एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। अब कंपाउंड की बात करते हैं, दैट हाउ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर डिफरेंट। एलिमेंट होता है जो सेम एटम बार बार रिपीट होता है। मैम ने कंपाउंड का एक एग्जांपल बताया था। कंपाउंड में आप क्या देखते हो? व्हेन 2 or more एलिमेंट combine together in a fixed ratio of mass, chemically make a chemical bond, give us a new substance, that's what a compound is. तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 यूनिट, दो का 2 यूनिट, रिलेटिव मास आई एम टॉकिंग अबाउट। एक हाइड्रोजन का 18 यूनिट। तो अगर मैं सिंपल होल नंबर की बात करूं, मतलब सबसे एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर दो दैट यू विल गेट द सिंपलेस्ट पॉसिबल नंबर। तो मैं 2 से डिवाइड करूंगी, ये आ गया 1:8, और ये सिंपल रेशियो है। यानी कि जब आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मास को 1:8 रेशियो में जब भी ऐड करोगे, देन ओनली यू विल गेट अ न्यू सब्सटेंस, वाटर, और विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो ये केमिकल चेंज है, बिल्कुल नया सब्सटेंस विद बिल्कुल नई प्रॉपर्टी बना के देता है। तो दैट बिहेव लाइक अ न्यू सब्सटेंस एंड बिहेव एज अ वन काइंड ऑफ अ पार्टिकल। दीज मॉलिक्यूल्स केप्ट ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ एंड वील गेट अ कंपाउंड। तो वाटर एक एग्जाम्पल है, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जाम्पल हो गया, NH3, अमोनिया एग्जाम्पल हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका भी एक फिक्स केमिकल फॉर्मूला है
जो दो से ज्यादा डिफरेंट एटम के कंबाइन होने से बना है, दैट्स अ कंपाउंड। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज मत होना। बट अगर ऐसे लिखा हुआ मिले NaCl प्लस H2O तो वो कंपाउंड नहीं है। बीच में प्लस साइन क्या डिनोट करता है, आपने इन दोनों को ऐसे रैंडमली ऐड किया, दैट्स समथिंग दैट्स टेलिंग यू अबाउट अ मिक्सचर। अगर ये NaCl इंडिविजुअल होता, H2O इंडिविजुअल होता तो ये कंपाउंड होते। ठीक है, और इनको हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, केमिकल मेथड से पॉसिबल है। मतलब कुछ स्पेशल कंडीशन देके कि वाटर से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो under certain condition that gives your hydrogen oxygen back, that's a chemical change again, क्योंकि एक नए सब्सटेंस से कुछ और सब्सटेंस मिलके बन के आ रहा है। ठीक है, दैट्स अ केमिकल चेंज, प्लीज डू रिमेंबर दिस। तो आई होप कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी आपको एकदम क्लियर हो गई कि डिफरेंट एलिमेंट्स रिएक्ट टुगेदर, undergo a chemical change to give a new substance having entirely new property। वाटर का प्रॉपर्टी एकदम अलग है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन आपको जलाने में हेल्प करता है, वाटर बुझाने में हेल्प करता है। हाइड्रोजन खुद बहुत जल्दी और बहुत विग्रसली जलता है। ठीक है, तीनों की प्रॉपर्टी एकदम अलग है। और जैसा मैम ने बताया आप कैसे अलग कर सकते हो, कुछ ना कुछ केमिकल मेथड के थ्रू ही कंपाउंड को अलग कर सकते हो। कंपाउंड का एक फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि वो एक डिफरेंट नया सब्सटेंस है। जैसे वाटर 100 डिग्री पे ही बॉइल करता है, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। फिक्स केमिकल फॉर्मूला है। अब बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, मिक्सचर को डिटेल से समझेंगे। बट एक छोटी सी बात जो मैम को बतानी थी, that how Vedantu platform will always help you to score better and better marks, to boost your confidence, to boost your score। क्योंकि हर सेशन में वेदांतु के लाइव क्लास में क्विज होती है। आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे फिर क्विज, एक टॉपिक पढ़ाएंगे सॉरी फिर क्विज, ताकि टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए और आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। क्विज में पार्टिसिपेट करके अपना नाम भी लीडर बोर्ड में देखो टू मेक श्योर अरे वाह मजा भी आ रहा है, समझ भी आया, तभी मैं आंसर कर पाई। एंड आई हैव माई नेम in the list of the entire students from the worldwide। अब कोई सेशन मिस किया तो उसको कितनी बार भी देखो रिप्ले की फॉर्म में, इतने इंटरैक्टिव होते हैं। यू विल बी एबल टू सी the quizzes and will be able to participate in the quiz too, isn't it great? और आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो विद द टीचर्स फीडबैक के कब क्या कैसे लिखना है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाउट सॉल्विंग हर सेशन में होगी क्योंकि आपके मास्टर टीचर्स और एक टीम ऑफ सब्जेक्ट मैटर क्लास टीचर्स होते हैं जो पर्टिकुलरली डेडिकेट होते हैं टू सॉल्व योर डाउट्स। और 5000 प्लस माइक्रो कोर्स, उससे भी बहुत ज्यादा की लिस्ट है माइक्रो कोर्सेज और चैप्टर बेस्ड कोर्सेज। आप एक को चाहे न्यूमरस नंबर ऑफ टाइम पढ़ो जब तक कि आपके सारे डाउट एकदम डन डनाडन वाले क्लियर ना हो जाए। ठीक है, तो स्प्राइट क्लियर ना हो जाए, तो उसके लिए वो भी साथ में बोनस की तरह मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्रैश कोर्सेज होते हैं। बेस्ट पार्ट इज आपके CBSE के जो एग्जाम्स है उसके लिए भी क्रैश कोर्स शुरू हो चुके हैं फ्रॉम दिस वीक इटसेल्फ, और पिछले वीक भी शुरू हुए थे। तो आप मिस मत करो, प्रॉपर रिवाइज कर पाओगे और ये बेस्ट टाइम है टू गो फॉर द प्रो क्लासेस for your revision for 1 and 3 months that you can choose. Choice is yours. If you want to check, you can take 1 month. Pretty sure you can take 3 months और Feb तक सारा revision properly हो जाएगा and you will definitely see a growth in your marks and your confidence. तो link description box में वेदांतु ने एक मैसेज पिन किया हुआ है 9th चैनल ने, उसमें जाओ, प्रो के लिए एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करो। क्लास 9th और CBSE 2021 सेलेक्ट कर लेना अपना टारगेट और AG Pro कोड के लगाते ही जो कोर्स था 2699 वो आपको 2159 में मिलेगा। जो 2333 पर मंथ था, जो 3 मंथ्स का डिस्काउंट पे मिल रहा था, वो बन जाएगा ऑलमोस्ट पेइंग 1866 रुपीज पर मंथ। 7000 से 5599 हो गया, इजंट इट ग्रेट? तो एक महीने में हार्डली यू विल पे 11 रुपीज पर सेशन और 9 रुपीज पर सेशन फॉर 3 मंथ्स मॉनेटरी बेनिफिट। तो आपके लिए जो बेनिफिशियल है उसमें पार्टिसिपेट करो एंड वुड बी the one you can say कि हाँ I am in love with all the subjects and study is fun too. Yes everyone, on that note let's move ahead. You're pretty much clear with all of the information. Now let's talk about the mixture. Mixture is the one that's impure. Do remember that your milk is impure. Okay, mixture जो है उसी को impure substance बोलते हैं and that is of two types on the basis of its composition कैसे present है, homogeneous and heterogeneous। मैम बिल्कुल मतलब समझा देती है होमो एंड हेट्रो का क्या मतलब है। आई एम प्रीटी श्योर आपको पता है वैसे, बट मैम का काम है आपको अच्छे से बताना। होमो का मतलब सेम
जीनस का मतलब होता है फेज, है ना, लाइफ का ये वाला फेज चल रहा है मैम एग्जाम वाला फेज चल रहा है। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, जीनस का मतलब फेज। तो होमोजीनस मिक्सचर ऐसे टाइप के मिक्सचर है when you add two or more things in any random ratio, they mix into each other so well, they have a uniform composition throughout, और उसको बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। उसको सोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। when two or more things are so properly mixed into each other that I get a uniform composition throughout, मैं पानी में चीनी डाल दूं, वो चीनी के पार्टिकल्स हर एक कॉर्नर ऑफ वाटर में जाएंगे, प्रॉपरली मिक्स हो जाएंगे, एंड आई गॉट माई शुगर सोल्यूशन, दैट्स नथिंग बट होमोजीनस। समझो ये वाटर के पार्टिकल्स थे, अब मैंने इसमें शुगर डाला, लेट मी शो यू विद अ डिफरेंट कलर, और वो शुगर टूट के हर एक स्पेस को कवर कर लेगा, यूनिफॉर्मली हर एक कोने में चला जाएगा, एंड आई गॉट अ यूनिफॉर्म शुगर सोल्यूशन। ऐसा नहीं एक सिप जो है वो डिफरेंट टेस्ट करिए, दूसरी डिफरेंट टेस्ट करिए, ऐसा नहीं, सेम कॉम्पोजिशन सेम फेज। एंड व्हेन इट कम्स टू माय हेट्रोजीनियस मिक्सचर डिफरेंट फेज, इसमें जो पार्टिकल है मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे, जो सल्यूट के पार्टिकल है जो मैंने कम अमाउंट में डाला था, और जो सॉल्वेंट था जो ज्यादा अमाउंट में डाला है। सॉल्वेंट हेल्प करता है सल्यूट को डिसॉल्व करने को लेके, तो यहाँ पे शुगर मेरा सल्यूट हो गया एंड वाटर मेरा सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। हेट्रोजीनियस डिफरेंट फेज। हेट्रोजीनियस में जब आप पार्टिकल्स को रैंडमली मिक्स करते हो तो पार्टिकल जो है सल्यूट के वो उनका कंपैरेटिवली साइज बड़ा होता है, तो या तो आप नेकेड आई से भी उन पार्टिकल्स को देख पाओगे, या फिर अ नॉर्मल माइक्रोस्कोप विल वर्क एंड यू विल बी एबल टू सी द पार्टिकल्स स्कैटरिंग, डिस्पर्सिंग इन द एंटायर सोल्यूशन, ठीक है। तो डिफरेंट फेज में होते हैं, मतलब इनकी नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। शुगर एंड वाटर की तरह नहीं कि हर पार्ट में प्रॉपरली फैला है। नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब कहीं पार्टिकल ज्यादा है, कहीं कम है। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। सपोज आई हैव वाटर इन द इंटायर कंटेनर। अब मैम ने क्या किया, इस वाटर में मैंने डाला सैंड, ठीक है, मैंने सैंड डाल दिया मैं डिफरेंट कलर से। तो जैसे आप सैंड ऐड करोगे दैट विल सेटल डाउन एट सम ऑफ द लोअर पोर्शन ओनली। क्या वो हर एक कोने में जाएगा? नहीं। क्या वो प्रॉपरली यूनिफॉर्म तरीके से हर कोने में है? नहीं है। तो दैट्स अ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, कहीं पार्टिकल ज्यादा है कहीं बिल्कुल नहीं है, और इस वजह से दे आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट फेज, ठीक है, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनस। एक और एग्जाम्पल, आप ब्लड का देख लो, ब्लड के सैंपल को आप ऐसे ही देखोगे तो होमोजीनियस दिखता है, पर जब आप उसको ध्यान से देखोगे, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो येलो कलर लिक्विड, उसमें सारे के सारे जो सेल्स होते हैं वो ऐसे फ्लोट करते हुए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल ऐसे हुए नजर आते हैं। सेम विद मिल्क, तो वो हेट्रोजीनस की कैटेगरी में आता है। हेट्रोजीनस दो टाइप का होता है, जैसे होमोजीनस को सोल्यूशन बुलाते हैं, हेट्रोजीनस दो टाइप का होता है जिसके पार्टिकल्स विजिबल हो नेकेड आई से बड़े हों, दैट सस्पेंशन। जिनको हमें होमोजीनियस दिखाई दे और पार्टिकल्स नेकेड आई से ना दिखाई दे के माइक्रोस्कोप से दिखाई दे, वो होता है कोलॉइड। तो आपका जो मिल्क है, आपका ब्लड है, वो कोलॉइड की कैटेगरी में आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस प्रॉपरली क्लियर हो गया कि होमोजीनियस के पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ओवरऑल। शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, द बेस्ट पार्ट इज इवन योर अलॉय इज होमोजीनियस मिक्सचर। अलॉय क्या होते हैं? when you have at least one metal that mixed with another metal, or the mixture of metals or non-metals। metal को जब आप mix करते हो कोई और metals के साथ या non-metals के साथ to enhance the property of the primary metal, ठीक है। और alloy आपने देखा है, जैसे कि घर में हम stainless steel के utensils यूज करते हैं, सेम composition throughout एक जैसा दिखाई देता है। तो एक प्राइमरी मेटल के साथ जब आप ये मिक्स करते हो, दैट ऑल्सो गिव्स यू अ सेम कॉम्पोजिशन एंड अ कैटेगरी ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर ओनली। थोड़ा सा प्रॉपर्टी डिफर कर जाती है, आप जल्दी से सेपरेट नहीं कर पाओगे बाकी के मेटल नॉन मेटल को मेन मेटल से, बट दैट वाज समथिंग दैट वी यूज। इसलिए हम जनरल टर्म्स यूज करते हैं, 100% जो टर्म होते हैं वो यूज नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत एक्सेप्शन प्रॉपर्टी का होता ही होता है, ठीक है। तो वो अलॉय एक केस है जिसमें ये क्वेश्चन भी दिया हुआ था बुक में कि अलॉय में जितनी भी मेटल्स मिली है आप उसको नॉर्मल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, फिर भी वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। क्यों? तो बाकी प्रॉपर्टी है ही कि वो फिजिकल चेंज ही है, वी आर नॉट गेटिंग अ न्यू सब्सटेंस एंड इट फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल दैट्स गिवन, या तो आप उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकते हो। हेट्रोजीनियस मैम ने बताया नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, सैंड एंड वाटर,
मिल्क, ब्लड, दो कैटेगरी है, सस्पेंशन एंड कोलॉइड, यस। और होमोजीनियस मैम ने बताया ट्रू सोल्यूशन अलॉय, अलॉय अच्छे से समझाया। ट्रू सोल्यूशन, इनके पार्टिकल्स का जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, दैट्स व्हाई वी कांट इवन सी बाय नेकेड आईज, ठीक है। इवन जब लाइट पास करेगी इससे, लाइट भी उसको फील नहीं कर पाते और लाइट भी स्कैटर नहीं करेगी, ठीक है। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1 मीटर का 10 टू द पावर -9, ठीक है, इतना छोटा, बहुत छोटा होता है, राइट। So this is why we get this homogeneous solution called as true solution also. एक और एग्जांपल दूं जो बहुत फेमस है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, सल्यूट सॉल्वेंट बताओ, कॉपर सल्फेट इन वाटर, ठीक है। ये जो आपके सामने एग्जांपल है ये बहुत कॉमन है, होमोजेनियस सोल्यूशन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन पूछा हुआ एग्जाम में, सल्यूट सॉल्वेंट बताओ। टिंक्चर ऑफ आयोडीन एंटीसेप्टिक है, जो हम वुंड पे उसको क्लीन करने के लिए, ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो, लगाते हैं। तो आप आयोडीन को डालते हो अल्कोहल में, वो मिक्स हो जाता है, अल्कोहल भी डिसइंफेक्टेंट होता है, इसीलिए कोरोना में अभी हम उसको यूज करते हैं टू किल बैक्टीरिया। सेम एज आयोडीन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो आयोडीन मेरा कम अमाउंट में है, मेरा सल्यूट है, अल्कोहल मेरा सॉल्वेंट है, मिक्स करके मुझे क्या देता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन विच इज अ होमोजेनियस सोल्यूशन, राइट एवरीवन, गॉट इट। अलॉय भी मैम ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया व्हाई दैट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर। लेट्स मूव अहेड, हेट्रोजीनियस भी मैम ने बता दिया, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑयल इन वाटर इज वन मोर एग्जांपल फॉर द सेम, डिफरेंट कॉम्पोजिशन, डिफरेंट फेजेस। एंड दो टाइप भी बता दिए, सस्पेंशन एंड कोलॉइड, उसको डिटेल से पढ़ना भी जरूरी है। सस्पेंशन में जो पार्टिकल के साइज है वो हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं, पार्टिकल साइजेस मोर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है, मोर देन 100 नैनोमीटर, इसलिए हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली हैवी होते हैं, और वी कैन सी द पार्टिकल स्कैटरिंग, और उसको थोड़ी देर अनडिस्टर्ब फॉर्म में छोड़ दिया जाए तो दे कैन सेटल डाउन ऑल्सो, लाइक चॉक इन वाटर, सैंड इन वाटर, ठीक है, थोड़ी देर में सेटल डाउन हो जाते हैं। या तो नेकेड आई से देख सकते हैं सस्पेंशन की प्रॉपर्टी, और पार्टिकल अनडिस्टर्ब फॉर्म में रहे तो नीचे सेटल डाउन हो सकते हैं। जैसे आपने पानी में सैंड मिला दी, थोड़ी देर अगर मिलाया है तो पार्टिकल ऐसे हर जगह है, बट थोड़ी देर में नीचे सारा सेटल डाउन हो जाता है, हैवी पार्टिकल। तो ये काइंड ऑफ अनस्टेबल मिक्सचर है। और ऐसे मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हो, फिल्ट्रेशन के थ्रू, फिल्टर जो होता है उससे निकालो, जो हैवी पार्टिकल है वो फिल्टर पे रह जाते हैं, उसको रेजिड्यू बोलते हैं, जो फिल्टर से पास कर जाते हैं उसको फिल्टरेट बोलते हैं। या और ये वाला जो मेथड है बता रहा है टिंडल इफेक्ट को। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब आपके पास कोई सोल्यूशन है, आप उसमें से जब लाइट पास करते हो, सपोज मैंने ये एक स्पेशल मैम वाली टॉर्च ले ली, आई एम सो गुड इन हैंड लाइक ड्राइंग, तो जैसे ही आप लाइट पास कराते हो, सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा होता है, अगर सोल्यूशन अनडिस्टर्ब फॉर्म में नहीं है, अनडिस्टर्ब मतलब उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं कर रहे, सस्पेंडेड फॉर्म में ही है, तो जैसे लाइट उसके ऊपर पड़ेगी, लाइट स्कैटर कर जाएगी सारी डायरेक्शन में एंड रीच टू आवर आइज, एंड वी विल बी एबल टू सी द पाथ ऑफ दैट सब्सटेंस, के वहां पे क्या था, वो पाथ विजिबल हो जाएगा। तो दिस इज टिंडल इफेक्ट, that scattering of light and making the path visible, and suspension में तब ही शो करेगा when the solution is not in the undisturbed form, सारा का सारा जो सल्यूट पार्टिकल है सेटल डाउन नहीं हुआ है, जनरली नहीं शो करेगा टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो इसको याद रखना कि टिंडल इफेक्ट कब शो करेगा, ओनली when the solution is in the disturbed phase, and make the path visible, ओके। वैसे बेसिकली टिंडल इफेक्ट प्रॉपर्टी होता है कोलॉइड का। किसका प्रॉपर्टी होता है, कोलॉइड। कोलॉइड वो वाले हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जो होमोजीनियस दिखते हैं, बट नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी देखें तो उसके पार्टिकल हमें आसानी से स्कैटर्ड फॉर्म में दिखाई दे जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है मैम होमोजीनियस में क्यों नहीं रख लेते, क्योंकि इनका पार्टिकल साइज होमोजीनियस से काफी बड़ा होता है। इनका पार्टिकल साइज 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। कितना होता है, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। मिल्क, ब्लड, स्टार्च सोल्यूशन कुछ एग्जाम्पल है। स्टार्च सोल्यूशन क्या है, स्टार्च आप देखते हो ना, राइस को जब आप वॉश करते हो उस वाटर में, राइस वाटर, राइस में होता है स्टार्च, पानी, स्टार्च इन वाटर का वो ट्रांसलूसेंट सा जो सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सल्यूट सॉल्वेंट बताओ, या फिर क्वेश्चन आता है इसके अंदर मेरा डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम बताओ। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कोलॉइड में जो मेरा सल्यूट होता है उसको वो फेज बोलते हैं, और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, जिसने हेल्प किया उस सब्सटेंस को मिक्स करने के लिए, मतलब वो होता है मेरा सॉल्वेंट। क्या होता है, सॉल्वेंट।
तो अगर स्टार्ट सोल्यूशन में पूछे डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के बारे में बताओ, मतलब सल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में बताओ, सो इट्स प्रीटी ऑब्वियस, यू कैन चेक इट कि स्टार्च जो है सल्यूट है तो वो मेरा डिस्पर्स्ड फेज है, और वाटर मेरा सॉल्वेंट है, उसने हेल्प की है तो वो डिस्पर्शन मीडियम है। आपको ये पता होना चाहिए प्रॉपर्ली। ओके, तो प्रॉपर्टी क्या है, बहुत आसान है। पार्टिकल साइज 1 to 100 नैनोमीटर, लुक्स लाइक होमोजीनियस बट एक्चुअली हेट्रोजीनियस, जो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, इसके पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं। आप ब्लड को ध्यान से देखोगे उसमें सारे में वो जो सेल होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। और अगर मैं टिंडल इफेक्ट की बात करूं, दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कोलॉइड ओनली, क्योंकि उसके पार्टिकल प्रॉपर्ली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं। तो जैसे ही लाइट गिरती है उस पर, वो स्कैटर होती है हर एक डायरेक्शन में, विल रीच टू आवर आइज एंड मेक द पाथ विजिबल। Scattering of light is there and making the path visible. That's the property of generally your colloid. Please do remember that. And these are quite stable also. ऐसा नहीं आपने मिल्क को थोड़ी देर छोड़ दिया और उसके बाद आए मिल्क में कुछ नीचे सेटल डाउन हो गया, नहीं ना, क्योंकि ये काइंड ऑफ स्टेबल होता है कोलॉइड, ठीक है। और जैसा मैम ने बताया, डिस्पर्स्ड फेज सल्यूट को बोलते हैं, डिस्पर्शन मीडियम आपके सॉल्वेंट को बोलते हैं। अगर कोलॉइड में पूछे तो घबराने का बिल्कुल भी नहीं है, और आप आसानी से ये नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। आई विल अटैच द फाइल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थोड़ा टाइम लगेगा, 3 से 4 घंटे, बिकॉज टीम विल पास इट आफ्टर चेकिंग एवरीथिंग। तो एक बार दोबारा देख लेना, 5-6 घंटे बाद मिल जाएगी। द बेस्ट पार्ट इज कोलॉइड सर फेक टाइप का नहीं होता, काफी सारी टाइप्स होती है, और इससे क्वेश्चन आ जाता है 1 to 2 मार्क्स में, टू आइडेंटिफाई द डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, और वो कुछ एग्जाम्पल आपको दिया हुआ देगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं फॉग की बात करूं, फॉग चल रहा है, कौन सा फॉग है ये, जो आप सर्दी में देखते हो, सर्दी के दिनों में एरोसोल स्प्रे। तो अगर मैं इन एरोसोल स्प्रे की फॉग की बात करूं, तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। फॉग क्या होता है, एयर के अंदर वो जो मेरे वाटर के कंडेंस पार्टिकल हैं, है ना, ये भी एरोसोल भी इसी तरीके से 2 टाइप का होता है। तो एक बार ये सोचो, जब डिस्पर्जन मीडियम यानी कि सॉल्वेंट जो सबसे ज्यादा अमाउंट में है, डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्ज सब्सटेंस वो है सल्यूट, ठीक है। तो फॉग के एग्जांपल को दिमाग में सोचो, वो जो लिक्विड के पार्टिकल थे, कंडेंस वाटर पार्टिकल थे इन द एयर, यानी कि वो जो लिक्विड पार्टिकल है वो सल्यूट, एयर जो है वो सॉल्वेंट, यानी कि लिक्विड इन गैस इज द कैटेगरी ऑफ एरोसोल। एरोसोल 2 टाइप के होते हैं, या तो गैस में लिक्विड हो या गैस में सॉलिड हो। सॉलिड के एग्जांपल स्मोक के पार्टिकल है ना, कितना पोल्यूशन है, दो स्मोक पार्टिकल्स आर देयर इन द एयर, दैट्स एरोसोल। ये सॉलिड वाला कैटेगरी एरोसोल का, ये लिक्विड वाला कैटेगरी एरोसोल का, 2 टाइप के होते हैं, याद रखना प्लीज इस बात को। अब व्हिप्ड क्रीम खाई है ना, पैनकेक्स के साथ खाया होगा, या फिर जो आपका केक होता है उसमें भी वो व्हिप्ड क्रीम डालते हैं। तो अगर मैं उसकी एग्जांपल दूं, तो वो व्हिप्ड क्रीम इतना वो फ्लफी और इतना सॉफ्ट कैसे होता है, क्योंकि गैस उसके अंदर होती है इन दैट लिक्विड। थोड़ा सा लिक्विड लेके उसमें गैस फिल करा के उसको बहुत रोटेट करते हैं स्पीड से, तो दैट गिव्स दैट फॉर्म काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर। वो फॉर्म का ही एक कोलॉइड टाइप है, गैस एंड लिक्विड, डू रिमेंबर दैट। या मिल्क जो है, मिल्क लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल है, जिसको इमल्शन बोलते हैं। मिल्क के अंदर मैंने बताया वाटर होता है मेनली, उसके अलावा फैट पार्टिकल होते हैं। कभी दूध को गर्म करते हुए देखा नहीं है, वो घी फैट पार्टिकल ऐसे ऊपर आने शुरू हो जाते हैं। लिक्विड इन लिक्विड, उसको इमल्शन बोलते हैं, उस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ कोलॉइड को। पेंट, क्ले, जेलेटिन, सो मेनी ऑफ यू वर आस्क मी अबाउट जेलेटिन। वो जेली जो होती है वो क्या होता है, जेली क्या होती है स्टूडेंट्स, अगेन वो लिक्विड लेते हैं, कोई सॉल्वेंट लेते हैं, उसमें वो जो रिक्वायर्ड सॉलिड है, जो जेलेटिन होता है, एक सॉलिड होता है, उसको डाला जाता है और अच्छे से मिक्स किया जाता है, और वो जेली टाइप का सब्सटेंस बन के आ जाता है। तो दैट इज सॉलिड इन लिक्विड, और उसको क्या बोलते हैं, सोल, ठीक है। क्या बोलते हैं, सोल। सोल कम्स फ्रॉम लाइक अ सोल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड, ओके। अब बात करेंगे मार्शमेलो, किसको पसंद है। स्टाइरोफॉर्म, स्टाइरोफॉर्म क्या होता है, जब भी आप कोई नया सब्सटेंस खरीदते हो, एक पैकिंग में आता है ना वो थर्मोकॉल शीट, उसका एक्चुअल नेम स्टाइरोफॉर्म होता है, ठीक है, थर्मोकॉल नहीं होता। थर्मोकॉल इज मोर ऑफ लाइक अ काइंड ऑफ कंपनी। तो स्टाइरोफॉर्म, उसमें क्या होता है, इतना हल्का क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर गैस भरी होती है, ठीक है। गैस भरी है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, या एयर ट्रैप हो जाती है सॉलिड के अंदर, 95% एयर।
ठीक है, तो गैस इन दैट सॉलिड, दैट्स द सॉलिड फॉर्म। लेकिन लिक्विड इन द सॉलिड इज द सॉलिड इमल्शन। बटर चीज आपने खाया है ना, वो क्या होता है, लिक्विड। वो जो मैम ने फैट पार्टिकल बताया, वो जो लिक्विड है वो सॉलिड चीज जो है, सॉलिड जो फैट है उसके अंदर भरा हुआ होता है। लिक्विड इन सॉलिड इज सॉलिड इमल्शन। ओके, एंड रूबी, ग्लास, टोपाज, जितने भी आपके जेम स्टोन है वो सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ अ मिक्सचर है, उसको सॉलिड सोल बोलते हैं। यस, उसको सॉलिड सोल बोलते हैं। तो सोल और सॉलिड सोल, सॉलिड इन लिक्विड इज सोल, सॉलिड इन सॉलिड इज सॉलिड सोल। इसको एक बार ध्यान से देख लेना। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन डाउनलोड दिस फाइल टू। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने ऑलरेडी बता दिया। अभी तक हमने कोलॉइड सस्पेंशन, होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ लिया अच्छे से, लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टी ढंग से एक्सप्लेन नहीं की थी। आई होप आपको याद है, सोल्यूशन इज योर होमोजेनियस मिक्सचर, don't have a fixed composition, it can have a variable composition like mixing salt and water, sugar and water। मैं किसी भी composition में add कर सकती हूँ, composition vary हो सकता है, ठीक है। और अगर मैं Tyndall effect की बात करूँ, वो बिल्कुल शो नहीं करेगा scattering of light। The reason is particle size of the colloid, I mean particle size of the solute in the solution is very very small and we won't able to see the path। Okay, so solute solvent solute particles very very small in size। अब बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है हाउ टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। मैंने 3 ग्लास लिए, एक दो तीनों में 100 ml वाटर ले लिया। एक में डाला 1 स्पून शुगर, दूसरे में डाला 3 स्पून ऑफ शुगर, तीसरे में डाला 5 स्पून ऑफ शुगर। और मैं पूछ रही हूँ कौन सा सबसे ज्यादा मीठा लगेगा, कौन सा सबसे ज्यादा स्वीट होगा। आप खुद ही बोलोगे थर्ड वन मैम। क्यों? अमाउंट ऑफ सल्यूट, अमाउंट ऑफ शुगर मैक्सिमम था उसमें। तो जितना भी आप सल्यूट का अमाउंट डालते हो इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट टू गिव अ सॉल्यूशन इज समथिंग दैट मैटर्स अ लॉट। तो अमाउंट ऑफ सल्यूट इन द इंटायर मेकिंग ऑफ द सॉल्यूशन इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू डिसाइड कौन कितना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड है, कौन कितना कम कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको डाइल्यूट भी बोलते हैं। और उसके लिए टर्म पढ़ेंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना, ठीक है। और अभी बिल्कुल डाइल्यूट का मतलब होता है सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, सैचुरेटेड का मतलब होता है कि इतना सॉल्यूट डाल दिया कि इससे ज्यादा अब सॉल्यूट ऐड हो ही नहीं सकता एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे मैम ने 5 स्पून ऑफ शुगर डाला और उस गिवन अमाउंट ऑफ पानी में, उसके बाद मैंने जब 6 डाला वो मिक्स ही नहीं हुआ, तो मैंने उसको फिल्टर कर लिया। मैं बोलूंगी ये सोल्यूशन मेरा सैचुरेटेड हो गया, क्योंकि इससे ज्यादा सल्यूट इसमें ऐड कर ही नहीं सकता ही मैं इसी टेम्परेचर पे। टेम्परेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, याद रखना इस बात को। तो मैथमेटिकली अगर डिफाइन करना हो तो कितने सॉल्वेंट में आपने कितना सल्यूट डाला या कितने सोल्यूशन में आपने कितना सल्यूट डाला, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेंट्रेशन आप परसेंटेज में निकालते हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई भी करोगे, लेकिन ये जो पर्टिकुलर टर्म है, जब हम सॉल्वेंट से कंपेयर करते हैं सल्यूट को, तो उसको एक और नाम दे देते हैं सॉल्युबिलिटी, बिकॉज दैट्स बेटर टर्म, सॉल्युबिलिटी। के आपके गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम सल्यूट हो सकता है, दैट सॉल्युबिलिटी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ, इन अ फिक्स अमाउंट, फिक्स कर लिया 100 कर देते हैं, 100 ग्राम या 100 ml। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम और 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। अब आगे ये लिखना मत भूलना, एट दैट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आप मेजर कर रहे हो उस पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट। ऐसा नहीं कि आप उससे 30 डिग्री बाद या 30 डिग्री पहले ऑब्जर्व करोगे। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है सॉल्युबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन जनरल। मतलब सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रही हूँ कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम जनरली यूज करेंगे एक पर्टिकुलर सोल्यूशन को बनाने में आपने कितना अमाउंट ऑफ सल्यूट डाला है। और 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हम परसेंटेज में निकालेंगे। आपको पता है सोल्यूशन किससे बनता है? सल्यूट एंड सॉल्वेंट को ऐड करके, ये प्लीज मत भूलना, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हेल्प करेगा। सैचुरेटेड सोल्यूशन एकदम क्लियर है, व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सल्यूट कैन बी एडेड। ये मत बोलना मैम हमारा माइंड भी सैचुरेट हो गया, अभी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन a saturated solution at this temperature is called as solubility। जैसे मैंने बताया, the maximum amount, the amount of solute that can be added in a saturated solution। saturated का मतलब जिसमें सबसे ज्यादा amount mix है।
जैसे कि हम बोलते हैं कि 36 ग्राम इज द सॉल्ट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड एट रूम टेम्परेचर। तो ये उसकी सॉल्युबिलिटी है कि अगर आप 100 ml वाटर लेते हो, 100 ml वाटर लेते हो तो उसमें 36 ग्राम तक सॉल्ट आप ऐड कर सकते हो एट रूम टेम्परेचर, उसकी सॉल्युबिलिटी हो गई। या नाउ कैसे कॉन्सेंट्रेशन को निकालेंगे? कॉन्सेंट्रेशन मैंने सैचुरेटेड बता दिया, अनसैचुरेटेड विल बी समथिंग कि मैम अभी तो पढ़ना शुरू किया, पता ही नहीं चला इतना टाइम। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड हो सकता है एट दैट टेम्परेचर। अगेन प्लीज मेंशन इट। तो मेथड ऑफ एक्सप्रेशन फॉर माय परसेंटेज, मास परसेंटेज इज मास बाय मास। मतलब अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, मास बाय मास मतलब आप सॉल्यूट भी मास ले रहे हो उसका ग्राम, और जो सोल्यूशन बनाया वो भी आपने ग्राम में बनाया। ठीक है। दूसरा है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब ये, मतलब सोल्यूट तो आपका ग्राम में है और नीचे जो आपका टोटल सोल्यूशन बना है वो आप वॉल्यूम में ले रहे हो, मतलब ml में ले रहे हो। इतने ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इतने ग्राम इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है, मत भूलना। ऑल राइट, तो सॉल्व करेंगे बिल्कुल कुछ क्वेश्चंस के साथ। आई होप ये फिगर आउट कर लिया आपने फॉर्मूला। मास बाय मास परसेंटेज इज वेरी कॉमन, क्वेश्चन कैन कम मास अपॉन मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, और बेटर क्लियर होगा जब मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। आंसर आप बताओगे, आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व इट। कुछ कंट्रीब्यूशन तो आपका भी बनता है। या a solution contain 40 gram of common salt in 320 gram of water, calculate the concentration in terms of mass by mass percentage। बहुत सिंपल है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कम में है, जिसको एक गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में मुझे ऐड करना है, बट सोल्यूशन जैसा मैम ने बताया था कि क्वेश्चन में हेल्प करेगा, वाटर सॉल्वेंट है, ये सोल्यूट है, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको टोटल सोल्यूशन मिलेगा, दैट्स 360 ग्राम। तो 360 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंटेज निकालना है। सबसे पहला स्टेप फॉर्मूला लिखना है, फिर इसको अप्लाई करना है। ग्राम ग्राम कैंसिल, कंसंट्रेशन में आप ऐसे कोई यूनिट मत लगा देना, परसेंट, 100 का कितना परसेंट वो निकाल रही हूँ मैं। 10 से 10 कैंसिल, 4 ये 9 पे, 100 बाय 9। इसको सॉल्व करो और मुझे बताओगे कितना परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता चला है जब 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट को 320 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं। आई वेट फॉर योर आंसर। एक और मास बाय वॉल्यूम, अगेन मास ऑफ द सोल्यूट इन द गिवन अमाउंट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो इसको अप्लाई करते हैं एक और क्वेश्चन में। A solution contain 40 gram of sulfuric acid in 320 ml of water। तो मेरा अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है बच्चा लोग? दैट्स 40 ग्राम। मेरा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 320 ml। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, ये ml में और ये है मेरा ग्राम में। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप कैंसिल कैसे करोगे? एक चीज तो ग्राम में है, दूसरा ml में है, सेम यूनिट होनी चाहिए। तो इसका देखेंगे, सबसे पहले मैं अमाउंट ऑफ सोल्यूशन निकाल लेती हूँ, दैट विल बी 40 प्लस 350। बट एक चीज याद रखो, अगेन द सेम प्रॉब्लम, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम। अब ये मेरा जो है मास बाय वॉल्यूम मुझे अप्लाई करना है 360, एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज 40 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये तो ग्राम में है और ये मेरा ml में है। अब मैं क्या करूं, क्यों ना इस ग्राम को मैं चेंज कर लूं इसी की वॉल्यूम में, क्योंकि जैसा मैम ने बताया सेम यूनिट होनी चाहिए। ये कैसे सॉल्व करूंगी स्टूडेंट्स? डेंसिटी गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड की, और डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी मुझे पता थी एंड दैट इज 1.83 ग्राम पर ml। मास मुझे पता था 40 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा। कहने का मतलब है कि 40 ग्राम में एक्चुअली कितना ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है पता होना चाहिए, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए। तो वॉल्यूम यहां से मैंने निकाला 40 डिवाइडेड बाय 1.83। ठीक है, तो यहाँ पे उसको मैं यूज करूंगी कि जो मेरा सोल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अब ये 40 नहीं रहेगा, 40 अपॉन 1.83 है। ऑल राइट, डिवाइडेड बाय, अगेन ये 40 नहीं यूज करोगे क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए। 40 को 1.83 से डिवाइड करो, जो भी आएगा आपका उसको यहाँ से रिप्लेस करो, 38 पॉइंट समथिंग और व्हाटसोएवर वो यहाँ पे यूज करो,
और फिर वो यूनिट यूज करोगे, क्योंकि अब ये सेम यूनिट होगी और तभी आप उस दोनों को डिवाइड कर पाओगे। अगर सेम यूनिट नहीं है तो डिवाइड नहीं कर सकते। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई टोल्ड यू, प्लीज याद रखना। ये डेंसिटी, इसने यहीं पे हिंट दे दिया कि आपको सल्फ्यूरिक एसिड का डेंसिटी गिवन है, इससे आप वॉल्यूम निकाल सकते हो क्योंकि मास गिवन है। जब दो चीजें गिवन हो और तीसरी निकालनी हो तो बहुत इजी हो जाता है वैसे। तो वॉल्यूम निकाला, इसका वॉल्यूम, वाटर का भी वॉल्यूम, क्योंकि ml है, दोनों की मैंने यूनिट ml कर दिया और फिर सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो 40 ग्राम को whatever ml उसमें लिखेंगे। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये जहां से जितना भी ml आएगा प्लस 320 ml, और उसके बाद जो भी आंसर आएगा यहाँ लिखो, फिर ये यहाँ लिखो और यूज करो। या तो मुझे प्लीज आंसर बताना, चाहे आप इसको एक बार रिप्ले मोड में फिर से देख लो। आई विल वेट फॉर योर आंसर। Okay students, so that was the basic about the different category of matter. अब बात आती है, अगर आपने जो मिक्सचर बना लिया, मिक्सचर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो। मैम ने बोला था फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हो, वेरी बिग लिस्ट, डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स हमें पढ़ना है कि फिजिकली कैसे अलग करें अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिक्सचर को। सो आई ऑल रेडी, इवेपोरेशन की बात करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन समझाएंगे, डोंट वरी, separation by separating funnel, sublimation, chromatography, distillation, fractional distillation, and crystallization one by one. All ready? And let's see how many likes we can hit. I'll keep a good target. Let's see, guys, you can achieve it or not. 1K likes. What say? Difficult है, लेकिन possible है, ठीक है? यही हम सिखाते हैं, जो चीजें difficult लगे वो possible होती है। तो लेट्स रीच इट, वी कैन डू दैट ऑल टुगेदर। सबसे पहले बात करेंगे एक सिंपल सी टेक्निक की जिसका नाम है सब्लिमेशन। मैम ये भी बताएगी किस टेक्निक को कहाँ पे यूज करना है। सब्लिमेशन आप कहाँ पे यूज करते हो स्टूडेंट्स? फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है, सब्लिमेशन एक प्रॉपर्टी होती है जो सब्सटेंस सॉलिड से जब हीट करते हैं डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इफ यू हैव अ मिक्सचर, स्पेशली टॉकिंग अबाउट सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर, ठीक है, अगर उसमें से एक सब्सटेंस आपका सब्लिमेबल है कि हीट करने पे वेपर दे देता है, दूसरा नहीं देता, तो उस मेथड को मैं यूज कर सकती हूँ। लाइक अमोनियम क्लोराइड इज अ सब्सटेंस दैट सब्लिमेबल। अगर आप उसको सॉल्ट के साथ मिक्स कर रहे हो विद सॉल्ट, और जैसे ही आप हीट करोगे कीपिंग एन इन्वर्टेड फनल ओवर इट और एक कॉटन प्लग लगा के ताकि वेपर्स उड़े ना, अमोनियम क्लोराइड वेपर बनाना शुरू करेगा, सॉल्ट वही पड़ा रहेगा, कुछ नहीं करेगा क्योंकि सॉल्ट इज नॉट सब्लिमेबल। ये वेपर ऊपर जाने शुरू हुए, लेकिन ये टेस्ट ट्यूब थोड़ा सा ठंडी थी, आई मीन फनल ठंडी थी, उसके नेक से आपने हीट करना शुरू ही किया है, तो यहाँ आते ही वो पार्टिकल्स जो है कंडेंस हो जाएंगे और सॉलिड की फॉर्म में सबमिट होना शुरू किया। तो आपने क्या किया, इनफ हीट देके बर्नर को हटा दिया, सारे के सारे वेपर ठंडे होके यहाँ पे सबमिट होना शुरू हो गए, यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो गया, उनका डिपोजिशन शुरू हो गया। I got ammonium chloride on the funnel, I got my salt in the china dish, and the two substances got separated. That's how we use in solid. Yes? So let's move ahead. I hope this is pretty much clear. You know some list of the substance that's sublimable. Ammonium chloride, camphor, naphthalene balls हम घर में भी यूज करते हैं। मैं बचपन में सोचती होती थी वैसे कि कुछ दिन पहले मम्मी ने रखा था इतना बड़ा, यू नो हम कबर्ड्स वगैरह में रखते होते थे, मॉथ किलर भी होता है ये। कुछ दिनों बाद अरे कहाँ गया, बाद में पता चला ऐसे होता है। यस स्टूडेंट्स, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सॉलिड इन सॉलिड के बाद एक और सॉलिड इन सॉलिड में आप मैग्नेटाइजेशन वाला प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो। अगर आपका एक सब्सटेंस ऐसा है, जब सपोज सैंड इन आयरन फिलिंग्स, तो आयरन फिलिंग्स जो होती है आयरन का पाउडर, वो मैग्नेट प्रॉपर्टी शो करता है, तो बाय यूजिंग अ मैग्नेट आप आयरन पार्टिकल को सैंड से अलग कर सकते हो। बचपन में या कभी देखा था किया हुआ, हमने तो देखा था। इवेपोरेशन कब यूज करते हैं? जब आपका सॉलिड इन लिक्विड टाइप का मिक्सचर हो, और वो भी कैसा सॉलिड इन लिक्विड कि वो जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो, जैसे कि सॉल्ट इन वाटर, जैसे कि इंक में क्या होता है, इंक पता है क्या होता है? इंक के अंदर बहुत सारी डाइज होती है, डाई जो कलर इम्पार्ट करती है इन वाटर, तो वो डाई वाटर में मिक्स थी, तो मैं इंक में से वाटर को सेपरेट करने के लिए, डाई को बचाने के लिए, सॉल्ट इन वाटर में से सॉल्ट रखने के लिए, वाटर हटाने के लिए यूज कर सकती हूँ। तो इसके लिए एक एग्जांपल है जो बहुत ध्यान में देने वाला है कि हम अवॉइड करते हैं डायरेक्ट हीटिंग। मान लो मैंने इंक को हीट करना शुरू किया, मैं डायरेक्टली उसको चाइना डिश में लेके हीट नहीं करूंगी, क्योंकि वो जो डाई है वो बच जाएगी ड्यू टू डायरेक्ट हीटिंग, दैट कैन डिकम्पोज, दैट कैन डिसइंटीग्रेट, और वो हम नहीं चाहते। हम सब्सटेंस को तोड़ना थोड़ी ना चाहते हैं, सब्सटेंस की प्रॉपर्टी नहीं चेंज करना चाहते,
ठीक है, तो ये हमने कैसे हीट किया, इसको बोलते हैं वाटर बाथ की हेल्प से हीट करना। पहले हमने इनडायरेक्ट हीट किया है, मैंने वाटर को हीट किया, वाटर के जो पार्टिकल्स है, स्टीम जो है वो उसके ऊपर वॉच ग्लास रखा, इसको वॉच ग्लास बोलते हैं, या पेट्री डिश रखी। उससे क्या होता है, इनडायरेक्ट हीट मिलके वाटर को हीट मिली, इवापोरेट हो गया और वो जो डाई है वो बच गई। ठीक है, तो इवापोरेशन का एक ये प्रॉब्लम तो है, एक तो सॉल्वेंट गायब हो जाता है, दूसरी बात हर किसी के लिए यूज नहीं कर सकते। मान लो शुगर इन वाटर के लिए ले लिया, तो शुगर को जब हीट मिलेगी, शुगर की चार्रिंग हो सकती है, वो डिकम्पोज हो जाता है, ब्लैक कलर के मास में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे इवापोरेशन फेल हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा यूज नहीं कर सकते, हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई है। अब बात करेंगे एक और मेथड की, क्रिस्टलाइजेशन की। ये मेथड बहुत ही अच्छा है। पहली बात, क्योंकि पहले मैम इवापोरेशन के बारे में भी अगले टेक्निक में बताइए कि उससे बेटर मेथड हम क्या यूज कर सकते हैं। अभी क्रिस्टलाइजेशन की बात करें, नाम से पता चल रहा है मेकिंग क्रिस्टल्स ऑफ समथिंग। ये पर्टिकुलरली यूज होता है अगर आपको किसी ने एक इम्प्योर सैंपल पकड़ा दिया, इसमें इम्प्योरिटी है, प्योर करके दिखाओ, तो बाय यूजिंग द सेपरेशन टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वी कैन डू दैट। और ये बहुत एग्जाम्पल कॉमन है, 7th 8th क्लास में भी है। आपको कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर क्रिस्टल दे दिए और बोला इसका क्रिस्टलाइजेशन करके प्योरीफाई करके दिखाओ। अब इम्प्योर सैंपल है, मतलब आपको क्या लगता है कैसी इम्प्योरिटी हो सकती है? या तो ऐसी इम्प्योरिटी जो जिस भी सॉल्वेंट में आप उसको मिक्स करो, सपोज पानी ही ले लिया मैंने, तो कुछ तो हो सोल्यूबल इम्प्योरिटी, मतलब पानी में वो इम्प्योरिटी मिक्स हो जाती हो, पानी में सोल्यूबल इम्प्योरिटीज हो। दूसरी इनसोल्यूबल, मैं मिक्स करूं और कुछ इम्प्योरिटी, जैसे ही कॉपर सल्फेट को पानी में मिक्स किया, वो मिक्स नहीं होती और नीचे सेटल डाउन हो जाता है, जस्ट लाइक सैंड पार्टिकल्स, है ना, छोटे छोटे पेबल्स काइंड ऑफ अ पार्टिकल। तो मैंने कॉपर सल्फेट को पानी में मिक्स किया, थोड़ी देर ऑब्जर्व किया, कुछ पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो गए थे, वो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी थी, मैं इसको हटा रही हूँ फिल्टर करके। ठीक है, तो ये तो गई, फिल्ट्रेट बच गया। अब उस फिल्ट्रेट में सोल्यूबल इम्प्योरिटी बिल्कुल हो सकती है कि नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। अब ये जो मुझे फिल्टरेट मिला जिसमें मेरा कॉपर सल्फेट पानी में मिक्स था, सोल्यूबल इम्प्योरिटी थी, अब मैं एक टेक्निक यूज करूंगी जो मैम ने बताया था कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा सॉल्युबिलिटी, कम टेम्परेचर कम सॉल्युबिलिटी। तो मैंने क्या किया, इसको हीट करना शुरू कर दिया। जैसे हीट किया, मान लो इसकी वॉल्यूम यहाँ पे थी, हीट कर करके इसको सुपर सैचुरेट बना के इतना छोड़ दिया। ठीक है, हीट कर करके इतना कर दिया, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया। सुपर सैचुरेटेड मतलब इतने टेम्परेचर पे जो भी कॉपर सल्फेट डाला था प्रॉपर्ली मिक्स था। जब आप किसी सब्सटेंस को सैचुरेटेड को हीट कर देते हो, यू कैन ऐड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। बट मैंने क्या किया, हीट करके वॉल्यूम ही हाफ कर दी। वो 100 ml में मान लो 36 ग्राम सॉल्ट डिजोल्व हो सकता था। एक एग्जांपल, कॉपर सल्फेट 36 ग्राम 100 ml में डिजोल्व हो सकता था, है अभी वही 36 ग्राम, वॉल्यूम हो गया 50, क्या सेम अमाउंट डिजोल्व होगा? नहीं ना। तो जैसे मैं इसको ठंडा करना शुरू करती हूँ रूम टेम्परेचर पे, कूल डाउन, मेरे क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, क्योंकि ठंडा हो गया, टेम्परेचर कम करने से सॉल्युबिलिटी कम हो गई, क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी कम हो गया, तो पानी उड़ने के बाद वो सॉल्ट अलग से निकलना शुरू हो गया, सॉल्युबिलिटी कम हो गई, सॉल्ट आना शुरू हो गया, और मैं प्रॉपर्ली एकदम ठंडा कर देती हूँ रूम टेम्परेचर पे, तो सारे क्रिस्टल्स आने शुरू हो गए कॉपर सल्फेट के। दीज आर द प्योर क्रिस्टल। और वो प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल क्यों है? क्योंकि जो इम्प्योरिटी थी वो तो वाटर में सोल्यूबल थी, ना कि अलग से आ रही थी, तो इम्प्योरिटी अभी पानी में ही रह गई। जैसे ही मैं इसको फिल्टर करूंगी, आई गॉट द कॉपर सल्फेट, उसको थोड़ा सा वॉश करके ड्राई कर लो प्रॉपर्ली, बस मिल गया, सोल्यूशन यही है। एंड दैट्स रिटन ऑल्सो। इम्प्योर सॉलिड लिया, सॉल्वेंट ऐड किया, फिल्टर किया, फिल्ट्रेट को फिर से हीट किया और फिर कूल किया, और वो पार्टिकल क्रिस्टल्स आने शुरू हो गए, और मैंने उसको फिर से फिल्टर कर लिया, और मुझे डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो रेजिड्यू के फॉर्म में फिल्टर पेपर पे मिल गया। सिंपल। कहाँ यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट? व्हेन वी गेट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर जो आप लेते हो, और मुझे चाहिए था अपना नमक, सॉल्ट, बहुत सारे और चीजें भी मिक्स होती है, इम्प्योरिटी होती है, तो क्रिस्टलाइजेशन इज अ वेरी गुड मेथड टू गेट अ प्योर सॉल्ट फ्रॉम इट्स इम्प्योरिटीज। ठीक है, और ये जो कॉपर सल्फेट मैम बता रहे, दैट्स आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अ सॉल्ट ओनली। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ अलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। अलम क्या होता है? फिटकरी बोलते हैं हिंदी में, व्हाइट कलर हैवी पार्टिकल्स, उसको भी अलग कर सकते हैं इम्प्योरिटीज से। सेम काइंड ऑफ अ मेथड वी यूज। नाउ
इट्स द टर्न ऑफ क्रोमैटोग्राफी। तो अगर मैं देखूं हाउ दैट्स बेटर देन इवेपोरेशन, डाई के लिए ही, डाई में से आई मीन इंक के लिए, इंक में से आपको वाटर तो निकाल दिया उसने, लेकिन अभी भी डाई जो है दैट्स ऑल्सो मिक्सचर ऑफ सो मेनी कलर्ड कॉम्पोनेंट्स। क्रोमैटोग्राफी यूज होती है इवन इफ यू हैव अ वेरी टाइनी सैंपल, उसमें से आप सारे के सारे पार्टिकल्स को कैसे अलग करोगे। सबसे पहले ये वर्ड आया ही कहाँ से, क्रोमा का मतलब ही होता है कलर, ग्राफी का मतलब उसका एक ग्राफ। क्रोमैटोग्राफी सबसे पहले यूज हुआ था किसी भी सब्सटेंस से उसके कलर्ड कंपोनेंट को निकाल के एक पेपर पे ग्राफ पे शो करने को। ठीक है, उसका प्रिंसिपल भी बताएंगे कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले देखो, यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सोल्यूट दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट विद डिफरेंट एक्सटेंट। इसका मतलब क्या है, जिनकी डिफरेंट डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है। तो अगर मैं इंक की बात करूं, इंक में होता क्या है, वो डाई का एक मिक्सचर है जो पानी में डिसॉल्व है। ठीक है, मान लो उसमें 4 कलर के डिफरेंट डिफरेंट कलर्ड कंपोनेंट थे, कलर्ड डाई थी। ठीक है, चारों की सॉल्युबिलिटी उस पानी में अलग अलग थी, एंड दैट्स द वन थिंग दैट वी विल यूज to separate the color components, difference in their solubility in the given solvent. That's something that we will use. और करेंगे कैसे, you will take a paper, Whatman paper, filter paper बोलते हैं, good quality of filter paper, नहीं है तो आप normal भी use कर सकते हो। आपने वो filter paper लिया, फिर आपने क्या किया, मान लो मेरे पास black ink थी, मुझे उसके सारे colored component अलग करने थे। इस filter paper पे कुछ 2-3 सेंटीमीटर छोड़ के किसी भी एज से जस्ट ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम अ पेंसिल। ठीक है, पेन मत यूज कर रहे ना, इंक यूज कर रहे हो मतलब तुम। उसके बीच में जस्ट टेक अ कैपिलरी। कैपिलरी क्या होती है, ग्लास की बहुत नैरो सी ट्यूब होती है और इतनी पतली और इतनी हल्की होती है, ऐसे भी टूट जाती है, अंदर से खाली थी। तो आपने क्या किया, ये इंक है मेरी, मैंने उसमें से डिप किया, थोड़ा सा इंक आ गई उसमें, मैंने अपना ये पेपर लिया, फिल्टर पेपर, 2 सेंटीमीटर पे लाइन लगाई हुई थी ना, ऐसे उस सेंटीमीटर वाली जो लाइन थी उसके बीच में ऐसे उसको टच किया, थोड़ा सा इंक का जो है जो पेपर ने एब्जॉर्ब कर लिया, और यहाँ पे मुझे उसका वो ओरिजिन, उसका वो डॉट मिल जाएगा, एब्जॉर्ब्ड बाय योर पेपर डाई, जो कि मेरी इंक थी। मेरा प्रिंसिपल जो मैंने यूज किया कि इंक में जितने भी कलर्ड कंपोनेंट्स हैं वो मेरे पर्टिकुलर सॉल्वेंट की तरफ अलग अलग सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं। जैसे ही ड्राई हुआ, मैंने उसको एक वर्टिकल जार में लिया, और उस वर्टिकल जार में मैंने पानी डाला हुआ था, बिकॉज वाटर हियर इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट। वाटर मेरा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का काम क्या है, सॉल्यूट को डिसॉल्व करना। और इतना ही पानी लिया कि वो जो मेरा पेपर है जो मैंने हैंग किया है, दैट्स जस्ट टचिंग प्रॉपरली, एंड इतना नहीं लिया कि वो इंक के स्पॉट को भी अपने में मिक्स करके अंदर ले ले, या क्योंकि वो सारा डिसॉल्व हो जाएगा, फिर ऐसा नहीं करना है। पानी को ऊपर जाने देना। पानी क्यों ऊपर जा रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, ड्यू टू दिस कैपिलरी एक्शन, ड्यू टू वन ऑफ द प्रॉपर्टी कि वाटर पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है, वाटर एंड योर पेपर हैज एन एडहेसिव फोर्स जो 2 डिफरेंट पार्टिकल के बीच की होती है। ओके, तो वाटर ऊपर जाना शुरू हो गया। जैसे इंक स्पॉट से फिर ऊपर जा रहा है, वो इंक में जितने भी कलर्ड कंपोनेंट्स हैं दैट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी टुवर्ड्स योर वाटर, और इसी वजह से जो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी पानी के साथ दिखाएगा वो सबसे ज्यादा ट्रैवल करेगा पानी के साथ, जो सबसे कम सॉल्युबिलिटी दिखाएगा बोलेगा मैं मिक्स ही नहीं हूं, मैं क्यों इतना एफर्ट मारूं, बहुत थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी दिखाएगा पानी के साथ और बहुत कम ट्रैवल करेगा। और मेरे को इतना ही सॉल्वेंट, इतना ही पानी ट्रैवल कराना है, इतना नहीं कि मैं उसके पेपर को ही टच करा दूं। ओके, और फिर मुझे ये सारे कलर्ड कंपोनेंट एट अ डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन मिल जाएंगे, सारे कलर्ड कंपोनेंट इंक से अलग हो गए। तो मेरा मेन पॉइंट क्या था, मुझे पता चला किस प्रिंसिपल पे क्रोमैटोग्राफी काम करती है, कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं, या एंड टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड। जो ये टेस्ट करते हैं ये कि कोई भी जो खिलाड़ी होता है, जो प्लेयर्स एंड ऑल होते हैं, कि उन्होंने कोई पर्टिकुलर ड्रग्स तो नहीं लिए, तो उनका ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल के साथ क्रोमैटोग्राफी कराते हैं, और उनको पता चल जाता है ये सॉल्वेंट में ये कलर स्पॉट आएंगे तो उसने ये ड्रग लिया है, और वो प्रॉपर बता करके दे देते हैं हमें। इट्स अ वेरी गुड मेथड। तो आई होप ये क्लैरिटी आई आपको। अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड की, एंड व्हेन डू वी यूज सेंट्रीफ्यूगेशन, अ वेरी गुड मेथड, एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बटर एंड ऑल, हरियाणा के हैं हम, ठीक है, तो बटर बहुत अच्छा लगता है, दैट्स अ प्रोडक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन ओनली। सेंट्रीफ्यूगेशन कब यूज होता है,
कोलॉइड्स के लिए यूज करते हैं बच्चा लोग, जब मेरे सल्यूट के पार्टिकल्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं थ्रू आउट द सॉल्वेंट। पूरे के पूरे सॉल्वेंट में सल्यूट के पार्टिकल ऐसे डिस्पर्स सस्पेंडेड रहते हैं, जैसे कि ब्लड में, जैसे कि मिल्क में होते हैं। और प्रोसीजर क्या है, कैसे करते हैं टू सेपरेट द सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड थ्रू आउट द सॉल्वेंट, हम उसको रोटेट कराते हैं विद अ वेरी हाई स्पीड। ये एक मैनुअल मेरा सेंट्रीफ्यूज था। आजकल बिजली से जो चलते हैं वो भी यूज करना हमने शुरू कर दिया, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज इस मशीन को बोलते हैं। हमने उस सॉल्वेंट को, इस सब्सटेंस को लिया, दूसरी साइड चाहे खाली टेस्ट ट्यूब में पानी डाले कुछ भी, ताकि वेट बैलेंस रहे, कोई चीज गिरे ना, रोटेट कराते हैं बहुत हाई स्पीड से। जो हैवी पार्टिकल्स थे या जो पार्टिकल सस्पेंडेड थे सॉल्वेंट में, ड्यू टू हैविंग डिफरेंस इन देयर डेंसिटी either settles down or will float in the solvent। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल यूज होता है वो है डिफरेंस इन द डेंसिटी। डिफरेंस इन द डेंसिटी इज यूजिंग टू सेपरेट द टू सब्सटेंसेस। जैसे आप मिल्क को सेंट्रीफ्यूज में कराओगे तो क्रीम सेपरेट हो जाएगी मिल्क से, क्रीम लाइट है तो वो फ्लोट कर रही है। लेकिन आपने ब्लड को सेंट्रीफ्यूज कराया तो जो ब्लड की जो सेल्स होती है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, वो उस प्लाज्मा येलो कलर लिक्विड में नीचे सेटल डाउन हो जाती है क्योंकि वो हैवी थे। तो डिफरेंस इन डेंसिटी, दैट्स हाउ वी यूज इट। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट करने में टू फिगर आउट सर्टेन प्रॉब्लम्स, और डेयरी में हम बटर, क्रीम, ये सब सेपरेट करने के लिए। घर में वॉशिंग मशीन के जो एक स्पेशल होता है ना जिससे हम कपड़े सुखाते हैं, उसमें यूज करते हैं ड्रायर जो होता है, सारा का सारा वाटर जो हैवी वो क्लोथ से अलग हो जाता है उसको रोटेट करने पे हाई स्पीड से। That's where we use the centrifugation, quite important. Now the thing is, this is something that you should know it in detail. अभी जो हमने डिस्कस किया वो solid and liquid kind of a mixture का separation था। Distillation in general we use of the liquid type of a mixture, और specifically जो totally miscible होते हैं एक दूसरे के अंदर, miscible liquids। miscible का मतलब जब दो लिक्विड प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में, प्रॉपरली मिक्स होके मुझे लगे एक ही सब्सटेंस है, ऐसा सब्सटेंस को डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। डिस्टिल करना मतलब प्योरीफाई करना। जब दो लिक्विड जो प्रॉपरली मिक्स हो जाए लेकिन उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, इस प्रॉपर्टी को यूज करके, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, आई कैन सेपरेट दीज टू लिक्विड्स। ऑलराइट, okay, and that should be at least greater than 25 डिग्री सेल्सियस और 25 केल्विन, कोई भी आप इन दोनों में से बोल सकते हो। ओके, तो अब देखो कैसे करेंगे, ये पूरा मेथड है, मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ। सपोज आई हैव दिस लिक्विड और मेरे पास क्या है, सपोज एसीटोन है, एसीटोन दैट नेल पॉलिश रिमूवर, उसका टेम्परेचर कुछ 56 डिग्री होता है। एक बार चेक कर लेना, प्रोबेबली 60 ना हो बट आई एम श्योर 56 होता है। फिर वाटर लिया हमने, वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब खुद देखो दोनों के टेम्परेचर में अच्छा खासा डिफरेंस है, मुझे दोनों को अलग करना है। आप सोचो ये मिक्सचर को मैं हीट करूंगी, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसको बोलते हैं वाटर कंडेंसर। वाटर कंडेंसर, इस पे पेन ढंग से चल नहीं रहा है, आई ट्राई टू यूज इट। वाटर कंडेंसर में यहाँ पे दो पाइप लगी होती है, यहाँ पे आपने देखा गैस स्टोव पे जो पाइप होती है, एक जो पाइप है उसको इनलेट बोलते हैं, यहाँ पे जो ऐसे लगा होता है जहाँ से पाइप जोड़ते हैं, इनलेट जहाँ से पानी अंदर जाएगा, ठीक है। और मैंने उसको टैप से जोड़ा हुआ है, टैप के पास, सिंक के पास एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये आउटलेट, इससे मैंने दूसरी पाइप को जोड़ा हुआ है, जो पाइप मैंने कहाँ छोड़ दी है, सिंक में, ताकि जो पानी है उससे बाहर जाता रहे, इससे पास करके। करेंगे क्या, इस सोल्यूशन को हीट कर रहे हैं। अब आप खुद सोचो, जब मैं हीट करूंगी, मैंने सोचो इसमें एक क्या किया, थर्मोमीटर ही डाल दिया टू ऑब्जर्व द टेम्परेचर, थर्मोमीटर। ओके, और जैसे हीट किया टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, रूम टेम्परेचर पता, सोचो 25 डिग्री, 26, 25, 28 व्हाटएवर बढ़ रहा है, 40 डिग्री, 50 डिग्री। सबसे पहले कौन सा टेम्परेचर आएगा, 56 डिग्री सेल्सियस, ना कि 100 डिग्री। कॉमन सेंस। तो जो सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट लो है वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा, राइट। और जैसे ही वेपर में कन्वर्ट हुआ उसको यहाँ से मीडियम मिल गया बाहर जाने का, अब वो बाहर जाने की कोशिश करेगा। ये ट्यूब यहाँ से कनेक्टेड थी और ये पार्ट जो था इसमें से मैं वाटर पास करा रही हूँ, ये दो अलग अलग ट्यूब है, एक के अंदर दूसरा, इसमें से वेपर पास कर रहे हैं और इसमें से मैंने पानी पास करा है। इनलेट
मैंने ऑन किया हुआ है टैप, पानी इसमें से रन कर रहा है पूरा प्रॉपरली, ये गोल ट्यूब है पूरी, और यहाँ से पानी बाहर जा रहा है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ताकि ये जो वेपर है, ये जो पानी है, इससे हीट ट्रैप कर ले और जो वेपर है ये कंडेंस हो जाए लिक्विड में, और दूसरी साइड जब मुझे मिले वो मेरा लिक्विड ही मिले, कुछ और ना मिले। गॉट इट? तो आप खुद सोचो, जब आप सर्दी में सुबह सुबह वॉक के लिए जाते हो, you see the dew drops on the leaves and grasses also. What exactly is the reason? Water vapor है एटमॉस्फेयर में, रात को जब टेम्परेचर ठंडा होता है वो कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेम थिंग, जब मैं पानी पास कराऊंगी तो वेपर क्या करते हैं, इन पानी का टेम्परेचर कम है तो पानी उसकी हीट को ट्रैप कर लेता है वेपर की और लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। तो आई विल गेट हियर द सब्सटेंस दैट्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, एसीटोन यहाँ आ गया, और जब टेम्परेचर यहाँ पे मेजर करोगे वो 56 ही दिखाएगा, टेम्परेचर चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि याद करो चैप्टर नंबर 1 लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये तब तक सेम टेम्परेचर दिखाएगा 56 डिग्री, क्योंकि इस पे लेटेंट हीट, जो भी हीट दोगे वो हिडन है, वो छुपी हुई है, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल ऑफ एसीटोन, उसको दूर करके वेपर में कन्वर्ट कर दे। जब सारा निकल गया तो 56 नहीं रहेगा, क्योंकि वो हीट थी सारे के सारे लिक्विड एसीटोन को वेपर में कन्वर्ट करने को। सारा हो गया सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर 60, 65, तो आप बंद कर दो कि अब जो बचा है वो पानी ही बचा है, लिक्विड जो बचा है अब वो वाटर ही बचा है। अब वाटर को हीट करने के लिए हम वो एनर्जी यूज कर रहे हैं, हीट यूज कर रहे हैं। इन दैट वे आई गॉट माई टू सब्सटेंस सेपरेटेड, द टेक्निक इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। बट प्रॉब्लम ये आती है, मैम अगर दोनों लिक्विड मुझे मिले हैं, दोनों के जो टेम्परेचर में डिफरेंस हो, अगर 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ तो क्या होगा? सपोज आई हैव माई एसीटोन जिसका टेम्परेचर है 56 डिग्री, प्लीज एक बार चेक भी कर लेना, और दूसरा है मेरा अल्कोहल, मेरा द वन दैट सेविंग अस फ्रॉम कोरोना, इथेनॉल, जिसका है 78 डिग्री। सपोज ये दोनों मैंने ले लिए, या मैंने वाटर और अल्कोहल ले लिया, इनके जो टेम्परेचर का डिफरेंस है 22 डिग्री। तो ऐसे दो सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर का डिफरेंस 25 से कम हो, चाहे आप एयर को ले लो, एयर में जो गैसेस है मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस, आर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस। तो इन तीनों के टेम्परेचर के डिफरेंस का देखो, इतना डिफरेंस है, मतलब क्या है, अगर इनको भी सेपरेट करना है, यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। What exactly is fractional distillation everyone? फ्रैक्शन का यूज कर रहे हैं डिस्टिलेशन, सेम टेक्निक में मैं कुछ फ्रैक्शन का यूज कर रही हूँ, और वो फ्रैक्शन कुछ नहीं, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ये ग्लास का एक कॉलम है जिसमें मैंने ग्लास के बीड्स डाल दिए हैं, गोल गोल बीड्स मैंने उसमें डाल दिए हैं, और उसको मैंने डिस्टिलेशन फ्लास्क से जोड़ दिया है। बस सिर्फ इतना चेंज किया है, जो मेरी डिस्टिलेशन फ्लास्क थी उस पे मैंने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जोड़ा है, और कॉलम कनेक्टेड है मेरे वाटर कंडेंसर से। थर्मोमीटर मैं यूज कर रही हूँ टू मेजर द टेम्परेचर, और यहाँ पे जो सब्सटेंस कलेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, बात ये है कि ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का क्या काम है, जो भी वेपर इसमें ऊपर उठ के आएंगे तो ये अपना सरफेस एरिया अच्छे से प्रोवाइड करके, जब वेपर ऊपर जाने शुरू हुए तो वो ठंडे हो जाते हैं, ड्यू टू हैविंग दिस मच सरफेस एरिया, पासिंग थ्रू दिस मच सरफेस एरिया, सो दैट विल कम बैक टू द सोल्यूशन। इसको कैसे यूज करेंगे स्टूडेंट्स? मान लो मेरा अल्कोहल इन वाटर ही है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट था 78 डिग्री सेल्सियस, वाटर का था मेरा 100 डिग्री सेल्सियस। प्रॉब्लम ये आती है जब मैं हीट करना शुरू करूं तो आपको पता है वाटर तो 50-60 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। तो जब मेरे अल्कोहल के पार्टिकल जाने शुरू हुए ऊपर, कुछ कुछ वाटर पार्टिकल भी जाने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ग्लास बीड्स का काम क्या है, जो पार्टिकल जिनका टेम्परेचर ज्यादा था उनको जल्दी कंडेंस डाउन करता है, वो जल्दी कंडेंस होंगे, ठंडे हो जाएंगे और वापस सोल्यूशन में आना शुरू हो जाते हैं। एंड अल्टीमेटली द वेपर दैट विल रीच टू द टॉप इज द वन दैट्स अल्कोहल वन ओनली, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, वो धीरे धीरे प्रॉपर हीट लगती गई, मिलती गई और टेम्परेचर उठ के वापस आने भी शुरू हुए, तो उससे पहले वाटर गिर जाता है। अल्कोहल का टेम्परेचर ही 78 था, तो वो फिर ऊपर जाएगा, ठंडा होके फिर वापस आए, फिर ऊपर। इस तरीके से वाटर के पार्टिकल ये जंग नहीं जीत पाते, बट अल्कोहल के पार्टिकल जीत लेते हैं ड्यू टू हैविंग लेसर बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ वाटर पहुंच ही नहीं पाया, तो सबसे पहले एट अराउंड 78 डिग्री अल्कोहल पार्टिकल विल कम आउट, वाटर उसको कंडेंस करेगा, तो लिक्विड में कन्वर्ट होके, उसके वेपर्स थे वो लिक्विड में कन्वर्ट होके, आई विल गेट माय अल्कोहल हियर एंड वाटर विल बी लेफ्ट इन द सोल्यूशन।
दैट्स द सेम थिंग दैट वी यूज फॉर माई सेपरेशन ऑफ एयर ऑल्सो। ठीक है, तो प्लीज ये याद रखना, इथेनॉल पार्टिकल्स का एक एग्जाम्पल दिया है कि वो देखो वो प्रॉपर्ली इन ग्लास बीड से पास करके ऊपर पहुंच पाएंगे, वाटर पार्टिकल्स ड्यू टू हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट नहीं पहुंच पाएंगे। इतनी सी बात है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जो भी होता है डीजल, पेट्रोल, पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, सबको अलग करने के लिए हम बहुत बड़े लेवल पे फ्रैक्शनेटिंग टावर ही यूज करते हैं, और गैसेस को सेपरेट करने के लिए भी हम वही यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेंट्रीफ्यूगेशन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। प्लीज ये वाला जो पार्ट है अच्छे से याद रखना कि हम अपना फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन कहाँ पे यूज करते हैं, बिकॉज दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम द सेम। आई होप यू हैव मास्टर्ड दिस वन नाउ एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अब उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं इसकी कि वो जो लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर बताया, अगर दोनों अच्छे से मिक्स है तो हम मिक्सेबल लिक्विड्स के लिए डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। लेकिन अगर वो इमिसिबल लिक्विड है, इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब वो आपस में दोनों मिक्स हो ही नहीं पाते, हेट्रोजीनस मिक्सचर टाइप, लिक्विड इन लिक्विड, लेकिन तो उसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल में जब भी आप दो इमिसिबल लिक्विड को डालते हैं, ड्यू टू डिफरेंस इन देयर डेंसिटी हम उसको प्रॉपर्ली सेपरेट कर पाएंगे। जैसे ऑयल इन वाटर, मैंने कैरोसिल ऑयल ले लिया, कैस्टर ऑयल, व्हाटएवर इट इज इन वाटर। आपको पता है ये जो ऑयल है ये कंपैरेटिवली हैविंग लेसर डेंसिटी एज कंपेयर टू योर वाटर, तो वाटर पे फ्लोट करेंगे, मुझे दो डिफरेंट सेपरेटिंग लेयर मिल गई। ये मेरा सेपरेटिंग फनल है, मैंने इसको फिर बंद कर दिया। ये स्टॉप कॉक है, इससे मैं मैनेज कर सकती हूँ जो भी मुझे इससे बाहर करना है। तो जैसे मैं स्टॉप कॉक को ओपन करती हूँ, वाटर स्टार्ट्स कमिंग आउट, वाटर आना शुरू हुआ। जब ऑलमोस्ट वाटर यहाँ पहुंच जाए और बस ऑयल बचे तो बंद कर दो, वाटर मिल गया। थोड़ा सा अगर वाटर और ऑयल का जो मिक्सचर है जहाँ पे वो दोनों मिक्स हो ही सकते हैं, मुझसे गलती हो सकती है, मुझे लगे ह्यूमन एरर हो सकता है, तो जहाँ पे लगे कि वाटर के साथ ऑयल आना शुरू हुआ, थोड़ा सा लेके वो ऑयल निकाल दो, उसको फेंक दो, एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली ऑयल इन द सेपरेटिंग फनल एंड वाटर इन द अनदर बीकर। तो इन दैट वे ऑयल वाटर को मैंने सेपरेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल, या दो इमिसिबल लिक्विड को जिनके डिफरेंस था सॉल्युबिलिटी जिनकी डेंसिटी में डिफरेंस था। तो यहाँ पे जो फिनोमेना यूज हो रहा है, प्रिंसिपल डिफरेंस इन द डेंसिटी, एंड हाउ टू डू दैट आई हैव मेड इट वेरी वेरी क्लियर। सो आई होप दिस इज ऑल्सो super duper is there in your mind. Separate oil and mixture in the extraction of iron from its ore. क्या होता है स्टूडेंट्स, आयन जो होता है आयन ऑक्साइड की ओर की फॉर्म में होता है, और वो एक कंपाउंड जो आयन का है। आयन ऑक्साइड को हम एक फर्नेस में लेते हैं, और स्लैग जो होता है वो जो इम्प्यूरिटी होती है उससे अलग करना है मेरे मोल्टन आयन को, तो वहां पे भी मोल्टन आयन और जो मेरा ये स्लैग है, इम्प्यूरिटी जो है मोल्टन फॉर्म में, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए भी हम सेम मेथड यूज करते हैं इन दी फर्नेस। सो प्लीज मेक श्योर कि अगर 1 या 2 मार्क्स में ऐसा कोई क्वेश्चन आए एप्लीकेशन वाला, सो यू आर प्रीटी क्लियर विद द सेम टू। And oh my god, did you see we didn't even do the normal revision? We did talk about each and every aspect in a very proper way. So I'm pretty sure कि ये जो रिविजन मैम ने पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट चीजें बता के कराया, ये वेस्ट नहीं जाएगा, और पूरा का पूरा रिविजन हमने डिफरेंट सेपरेटिंग टेक्निक्स के सारी बारीकी से जान के कर लिया है। मैम ने जो बीच में 2 क्वेश्चन कराए थे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल, आई वुड लव टू सी योर रिस्पॉन्स इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड स्टूडेंट्स, आपको पता है दैट दिस इज वेदांतु, ऑलवेज देयर टू हेल्प देयर स्टूडेंट्स। और वेदांतु का जो प्रो कोर्स है जो हमने अभी लॉन्च किया इन टर्म्स ऑफ क्रैश कोर्सेज, बेस्ट टाइम टू इन्वॉल्व राइट नाउ, क्योंकि इन 3 महीने में आपका प्रॉपर रिविजन हो जाएगा एंड आपका डेफिनेटली स्कोर बूस्ट करेगा। अनलिमिटेड लाइव क्विजेस खेल पाओगे क्लास में, हर टॉपिक के बाद एक्टिव लर्निंग टू मेक श्योर आपको समझ आया कि नहीं। क्लास टीचर्स और मास्टर टीचर्स डाउट भी सॉल्व करेंगे इन सेशन। थ्रू आउट द वर्ल्ड स्टूडेंट्स के साथ कंपीट करोगे, लाइव क्विजेस खेलोगे, इंटरैक्टिव रिप्ले देख के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। एक क्लास को चाहे कितनी बार भी देखो, हर सेशन के नोट्स, हर 15 डेज में टेस्ट, उसके अलावा 5000 प्लस माइक्रो कोर्सेज। जिस चैप्टर का जो भी कोर्स, जो भी प्रॉब्लम एरिया है, तब तक समझो जब तक कि आपके सारा का सारा जो गैप है वो फिल ना हो जाए। क्रैश कोर्सेज बताया लॉन्च हो गए हैं, तो बिल्कुल मिस मत करो, बिकॉज लेस इज मोर। AG Pro कोड लगाने का एंड यू विल बी एबल टू सी दैट कैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 9th 10th ने एक मैसेज पिन किया हुआ है।
आप उसमें जाओ और प्रो कोर्स का वो लिंक दिया हुआ है, जैसे क्लिक करोगे CBSE 9th अपना ग्रेड सेलेक्ट करो, CBSE 2021 आपका टारगेट, क्योंकि जब एग्जाम देना है, और AG प्रो कोर्स का कोड लगाते हुए, AG मैम का AG प्रो कोर्स है, आई मीन कोड है, आपको 1 से 3 मंथ्स में 20 to 31% डिस्काउंट MRP पे मिल जाएगा, एंड यू जस्ट हैव टू पे 2159 फॉर अ मंथ एंड 5599, ये था 8000 रुपीज से कम होके कोड के बाद आप हार्डली 11 to 9 रुपीज पर सेशन पे कर रहे हो. सो जस्ट बी your own investment and be very smart while doing that. Would love to see you in my classes because that's a great journey to have it. And if ma'am is there, finally, the blooper is true. I am on Instagram with Vedantu handle chemistry.vedantu_Anubha. So yeah, time you can follow me for all the updates. And thank you so much for being here. I will definitely watch it. How many likes we got? क्या हमने अपना टारगेट अचीव किया? नहीं तो अभी भी टाइम है. Why to wait? अभी कर दो. You can reach out to me on my email ID. That's it for today, my students. I hope you had subscribed to the channel because it's quite important. सारे ऐसे amazing videos आते रहेंगे. शेयर करना मत भूलना. And I hope like तो कर ही दिया होगा. Thank you so much. हस्ता लवस्ता. जल्दी मिलेंगे next session में. Until then, take care of yourself and happy learning, my atoms.